Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini. In this video, I'm going to teach you the traditional approach of capital structure. Today we'll start with the approach that is called traditional and intermediate approach or WAAC stand for weightage average cost of capital. तो इसमें कोई भी नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, किसी भी नेम के थ्रू क्वेश्चन आ सकता है, तो तीनों नेम you should know about this. And the second thing that you should know that this approach is given by Ezra Solomon and Fred Weston. ये नाम भी आपका पूछा गया है कि इसके अप्रोच को किसने दिया है यहाँ पर, और इसको इंटरमीडिएट अप्रोच जो बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है? देखो, इसका रीज़न बेसिकली एक ही है कि जो आपको नेट इनकम अप्रोच पढ़ाई थी मैंने, और जो आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम पढ़ाई थी आपको, उनके बीच में आती है ये वाली अप्रोच। क्योंकि एनआई अप्रोच क्या बोलती थी आपकी, कि आपकी फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ती है जैसे जैसे आप अपने डेप्ट को यहाँ पर बढ़ाते हो। क्यों बढ़ती है? मैंने आपको ये बताया था कि ये डेप्ट था आपका और ये क्या था आपका, इक्विटी था। जैसे जैसे आप अपने डेप्ट को बढ़ाओगे, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यहाँ पर वो गिरेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी, ये आपकी फर्म के लिए अच्छी बात होती है। डेप्ट बढ़ा रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो रिस्क में फील नहीं कर रहे हैं, अपने आप को रिस्क के अंदर फील नहीं कर रहे, और वो यहाँ पर रिस्क फील नहीं कर रहे तो एक्स्ट्रा इक्विटी की भी डिमांड नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा रिटर्न की भी डिमांड नहीं कर रहे यहाँ पर। तो यही रीज़न होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर जब आपके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं तो आपकी फर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। बट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या होता था आपका, जैसे जैसे आप यहाँ पर डेप्ट की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होती है, और उसके इंक्रीज होने का रीज़न होता है कि जो यही आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है यहाँ पर ये क्या करने लगते हैं, एक्स्ट्रा डिमांड करने लगते हैं एक्स्ट्रा रिटर्न की यहाँ पर। तो इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में एक और अप्रोच आ जाती है आपकी, डेट इज नोन एज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो, while net income approach and net operating income approach are the two extremes, traditional approach क्या हो गया आज? अब देखो, ये इस लाइन में यही बोला गया है कि जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो दोनों इनकम के बीच में आती है, टेक्स अ मिड वे बिटवीन। अब वो बीच में क्या बोलती है यहाँ पर, ये बोलती है द कॉस्ट ऑफ डेब्ट रिमेन कांस्टेंट, कि जो आपकी डेब्ट की जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहेगी। ये उसकी फर्स्ट स्टेज हो जाएगी। इसमें 3 स्टेज आएंगी आपकी। फर्स्ट स्टेज ये है कि जिसमें क्या रहेगी, डेब्ट कांस्टेंट रहेगी आपकी और सर्टेन डिग्री ऑफ लेवल बट राइज देयर आफ्टर एट इंक्रीजिंग रेट। फिर क्या होगी, एक टाइम के बाद क्या करेगी, वो यहाँ पर राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स मोर लेस कांस्टेंट और राइज ग्रेजुअली अप टू सर्टेन डिग्री ऑफ ग्रेजुअली शार्प। देखो, जब तक डेब्ट आपका कांस्टेंट है, जब तक इक्विटी की कॉस्ट भी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। जैसे ही आपके डेब्ट को हमने यहाँ पर राइज किया, वैसे ही ग्रेजुअली यहाँ पर क्या हुआ, जो डिग्री ऑफ लेवरेज है आपका वो राइज होना स्टार्ट हो गया यहाँ से। The cost of capital due to the behavior of the cost of debt and cost of equity decrease up to a certain point and remains more or less constant for moderate increase in leverages thereafter rise beyond। अब जो इसमें देखो कॉस्ट है, एक पॉइंट तक जब तक हम डेप्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, जब तक तो ठीक है, चलो कॉस्ट गिर जाएगी। जब तक हमारे लिए जितना हम डेप्ट को इंक्रीज कर रहे हैं वो अच्छा है हमारे लिए, तब तक कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है। डेप्ट आपके कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल हुई तो आपकी कॉस्ट भी यहाँ पर न्यूट्रल हो गई। अगर हम अपने डेप्ट को एक्सेस में बढ़ाएंगे यहाँ पर कि भाई इतना हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल वी आर इंक्रीजिंग अवर डेप्ट, तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम के बाद तो वो भी इंक्रीज होगी ही होगी। सो दिस इज द होल क्राइटेरिया फॉर द ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पर क्या होता है, जब तक आपकी डेप्ट को आप इंक्रीज करते हो और वो डेप्ट आपकी कंपनी के लिए, यहाँ पर बोलूँ मैं, गुड फॉर कंपनी है, तो तब तक आपकी क्या रहती है, जो कॉस्ट होती है वो भी डिक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट पर ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आप अपनी डेप्ट को एक्सेस में यहाँ पर इंक्रीज करते हो तो वो आपकी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती है, और वहीं पर क्या होती है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो, कंपनी की कॉस्ट बोलो, वो यहाँ पर क्या होने लग जाएगी, यहाँ पर वो भी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो यहाँ पर जो पहले वाला फेज था ये तो हो गया आपका एनआई अप्रोच हो गया, दूसरा वाला फेज हो गया आपका एनआई अप्रोच हो गया आपका। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन मिलाकर यहाँ पर क्या बन गया आपका ट्रेडिशनल, इंटरमीडिएट और WAACC अप्रोच। ये देखो, यहाँ पर तीनों स्टेज के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेज क्या है आपकी, द यूज ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज द वी, इट मीन्स वैल्यू, एंड डिक्रीजेज द KO इक्वल टू में कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, डेप्ट को इंक्रीज कर रहे हो तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और जो कॉस्ट है आपकी वो आपकी डिक्रीज हो रही है बिकॉज, और इसका रीजन क्या है यहाँ पर कि जो आपकी इक्विटी है ये वो क्या है यहाँ पर आपके साइलेंट है। यही चीज आपकी सेम किस में थी, एनआई अप्रोच। ये मान लो ये पूरी के पूरी फर्स्ट जो अप्रोच है वो है आपकी एनआई अप्रोच है। क्यों, वहाँ पर वो कांस्टेंट है, राइज स्लाइटली विद दैट बट इट डज नॉट राइज फास्ट इनफ टू ऑफसेट द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट डेप्ट। ठीक है, केडी रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पर जो आपकी डेप्ट है वो फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट और फिर राइज नेग्लिजिबली। ठीक है, पहली स्टेज ये हो गई। सेकंड स्टेज यहाँ पर क्या बोलती है, ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर इज अ रेंज इन विच द वी विल बी मैक्सिमम एंड द केओ विल बी मिनिमम। सेकंड स्टेज में वैल्यू जितनी बढ़ सकती थी फर्म की वो बढ़ चुकी है, अब आपकी मैक्सिमम है यहाँ पर ये, और जो आपकी कॉस्ट जितनी ज़्यादा कम कर सकते थे आप उतनी कम कर चुके हैं, यानी कि मिनिमम है यहाँ पर। वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है, कॉस्ट इससे कम नहीं हो सकती है यहाँ पर। क्यों, बिकॉज the increase in the KE due to increase in financial risk offset the advantage of using the low cost of debt। अब जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके बोलते हो ना कि परम सीमा पर आ चुके हैं वो, कि अब उससे ज्यादा यहाँ तक का रिस्क तो वो बियर कर रहे थे शांति के साथ, बट अगर तुमने यहाँ पर और ज्यादा डेप्ट को यूज किया तो वो उसके बाद आवाज उठाएंगे, भाई वो अब चुप नहीं रहने वाले यहाँ पर आपके। तो ये होती है आपकी सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज होगी आपकी वी विल डिक्रीज एंड द के विल इंक्रीज। अब अगर डेप्ट को आप कंटिन्यू करते हो यहाँ पर तो यहाँ पर आपकी वैल्यू गिरने लगेगी और जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी बढ़ने लगेगी यहाँ पर, बिकॉज फर्दर इंक्रीज इन डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि अगर इस एक लिमिट के बाद यहाँ पर जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका फाइनेंशियल रिस्क उनकी एक्सेप्टेबल लिमिट से बढ़ चुका है, कि उनके लिमिट से ऊपर जा चुका है कि अब इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं उठाएंगे, हमें तुम अब वो आवाज़ उठा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जब आपके इक्विटी शेयर होल्डर जो आपके मेन शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो ही आपसे खुश नहीं है, तो ये बात जब आपकी बाहर कंपनी के बाहर जाएगी नॉर्मल इन्वेस्टर्स को पता चलेगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही खुश नहीं है तो बाकी शेयर होल्डर्स का तो काम ही नहीं बचता यहाँ पर कि उसके अंदर जाकर इन्वेस्ट करे और ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क ले यहाँ पर। तो यहीं से रीज़न क्या होगा, आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो यहाँ पर गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ ट्रेडिशनल इंटरमीडिएट अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी आप फॉर्मूले इसी डायग्राम में देख लो, पहले यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये आपकी डेप्ट है, एक तरीके से डेप्ट को इंक्रीज कर रहे हो, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी डिक्रीज हो रही है। इस टाइम पर देखो जो आपके किए वो चुप बैठे पड़े हैं, कॉन्स्टेंट टाइप के, कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। एक टाइम पर ये सारी की सारी चीजें आपकी कुछ कांस्टेंट में आ गई। अब आप डेप्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर डेप्ट को इंक्रीज कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा इंक्रीज करोगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है इनका यहाँ पर क्या बढ़ा है, रिस्क भी बढ़ा है, तो इन्होंने यहाँ पर रिटर्न भी ज्यादा मांगा है और इसी रीजन से यहाँ पर क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ फर्म आपकी डिक्रीज हो जाती है। इस वाले फॉर्मूले में ये है। अब जो ये वाली स्टेज बताई गई ना यहाँ पे, जो मिड वाली स्टेज है, इसको बताया गया है आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्यों बताया गया है कि ये आपकी बेस्ट स्टेज होती है। क्यों बेस्ट स्टेज होती है, यहाँ पर डेप्ट ना तो आप ज्यादा यूज कर रहे हो ना कम यूज कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर ना ज्यादा मांग कर रहे हैं ना कम मांग कर रहे हैं, कॉस्ट ना आपकी ज्यादा कम है ना ही आपकी कम वो है यहाँ पर। तो सेकंड स्टेज हमेशा बेस्ट है यहाँ पर, क्या यहाँ पर कॉस्ट को आप बिल्कुल मिनिमम कर चुके हो, वैल्यू फर्म की वैल्यू को बिल्कुल मैक्सिमम कर चुके हो इस स्टेज के ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस्ट स्टेज विच इज कॉल्ड योर कैपिटल ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, जहाँ पर हर एक चीज कंपनी की बेस्ट है यहाँ पर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल इंटरमीडिएट और WACC अप्रोच। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और रहता है, देखो according to this theory the value of firm can be increased or cost of capital can be reduced by the judicious mix of debt and equity capital। अब देखो अगर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को हम डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये चीज कर सकते हैं हम अपनी डेप्ट और इक्विटी के द्वारा, इन दोनों का मिक्सअप लो। हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डेप्ट को यूज कर रहे थे, वी आर नॉट टेकिंग इक्विटी इनफ। तो यहाँ पर इक्विटी को भी तुम इक्वली लो, यहाँ पर इस तरीके से यूज करो जैसे 2:1 में बोला जाता है कि ये आइडियल रेशियो होती है, इस रेशियो में यूज करो, यू विल गेट द गुड बेनिफिट हियर। The cost of capital decrease up to a certain degree of leverage, then it remains the same level। मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ जो आपकी कॉस्ट है वो पहले डिक्रीज होगी, फिर कुछ टाइम तक वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद क्या करने लगेगी, वो यहाँ पर राइज करने लगेगी आपकी। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, जहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मिनिमम है, और वैल्यू क्या है आपकी, मैक्सिमम है। Assumptions are cost of debt and the cost of equity is constant। यहाँ पर एज्यूम करके चलते हो कि जो डेप्ट की कॉस्ट है और जो इक्विटी की कॉस्ट है वो क्या है आपकी, कांस्टेंट रहती है यहाँ पर। इट स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज विद इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज बट आफ्टर सर्टेन लिमिट ओनली।
वही चीज़ बोली गई है बराबर कि एक टाइम के बाद आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी जब तक आपकी फाइनेंशियल लिवरेज एक सर्टेन लिमिट तक है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि अपने डेप्ट को बढ़ाते ही जाओगे तो एक टाइम के बाद आपकी जो वर्किंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट विल गोज ऑन डिमिनिशिंग, दैट विल डिक्लाइन फॉर श्योर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल इंटरमीडिएट अप्रोच और द WACC अप्रोच। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच। क्योंकि इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसी में आपकी NIB आपकी नॉलेज चेक कर लेता है आपका एग्जामिनर, और NOI की नॉलेज भी आपकी चेक कर लेता है। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.